अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी की लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में हम कुछ बात करेंगे कि आप बिजनेस की पॉलिसीज किस तरह डिज़ाइन करते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटजीज किस तरह बनाते हैं। बट इससे पहले कि हम अपनी बात को स्टार्ट करें, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। आई एम डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम वर्किंग करंटली इन कॉमसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अटक कैंपस। मेरी जो पीएचडी है, मैंने पीएचडी की है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, एंड आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया। यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया के अंदर एक स्टेट है जोहर बारू, इट्स वेरी नियर टू सिंगापुर। वहाँ से मैंने पीएचडी की 2013 मार्च के अंदर। बिफोर दिस मैं कॉमसर्च में काम करता रहा। उससे पहले मैंने एमएस किया, एमएस मैनेजमेंट में मैंने किया कॉमसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबटाबाद कैंपस से। एबटाबाद कैंपस में कुछ अर्सा मैंने सर्व किया, फिर मैं अटक कैंपस में आ गया, एंड देन आई वाज अवॉर्डेड स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी इन बिजनेस मैनेजमेंट, और मैं पीएचडी अपने करके 2013 मार्च में आई केम बैक फ्रॉम देयर। तो हमारा जो कोर्स है वो है स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी या बिजनेस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट या बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। हम इसमें बिजनेस पॉलिसी की जो डिज़ाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बिजनेस पॉलिसी की स्ट्रेटजी है हम उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। हमारी बिजनेस के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी या पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस है उसके लिए अगर आप पॉलिसी या स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो इट्स मीन दैट यू आर नॉट टारगेटिंग योर बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म। आप अपने बिजनेस तो कर रहे हैं बट उसको आपने जो है वो उसका फ्यूचर आपने कुछ जो है वो नहीं सोचा हुआ। इन बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी दैट थिंग इज कॉल्ड विजन। कि आपका विजन अगर नहीं है कि आप फ्यूचर में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं, तो इट्स मीन कि आप बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, आप प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे अपने बिजनेस के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात भी बहुत समझी जाती है जी, प्लानिंग के अंदर बंदा प्लानिंग क्यों करें, प्लानिंग के तो टाइम वेस्टेज है, ठीक है, इससे अच्छा कि हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आए, दिस दैट। लेकिन एक बात जो है वो लिटरेचर से साबित है, एंड दिस थिंग इज रियली प्रूव फ्रॉम द लिटरेचर दैट इफ यू प्लान वेल, तो आपका अगर जो प्रोजेक्ट है वो एक अच्छा ना भी हो तो वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट जो है वो प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम देना है। हम अपने कोर्स का जो कोर ऑब्जेक्टिव है हम उसके ऊपर आते हैं। हमारा जो इस कोर्स का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू टेल स्टूडेंट हाउ टू गेन द कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द कम्पिटिटिव सिचुएशन। हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन की, और हमारा फोकस होगा मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हम ये बात देखेंगे कि हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से डिज़ाइन करती हैं, किस तरह से फॉर्मुलेट करती हैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हैं, एंड देन हाउ दे एक्चुअली एवेल्युएट देयर स्ट्रेटजी। हमारा फोकस इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस कोर्स के अंदर, हम इस कोर्स में जो है इस बात के ऊपर काम करेंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है इस कोर्स का वो यही है कि आप जो है बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, आप बिजनेस पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी का, वो आपका ये है कि आपने अपने कंपटीटर्स के ऊपर जो है वो कम्पिटिटिव एज लेना है, ठीक है। आपने कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आप जो है कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज डिजाइन करें कि आप एक कम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर जो है मार्केट के अंदर जो है वो मेजर शेयर जो है वो कैप्चर कर सकें। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप जो है किस तरह से जो है मेजर शेयर कैप्चर कर सकते हैं। आपको अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उन पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक। और कौन कौन सी ऐसी इन्वायरमेंट्स हैं जिनके अंदर से आपको जो है वो डाटा मिल सकता है अपनी पॉलिसी के लिए। देखें, आपने अपनी पॉलिसी बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पहले देखना है कि आपके पास वेदर जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, वेदर इट इज फिजिबल टू इम्प्लीमेंट इन दैट सिनेरियो और नॉट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में, उसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या आपके पास लोगों के अंदर इतनी स्किल्स हैं, लोगों ने ट्रेनिंग्स की हुई हैं, ठीक है। जो आप टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं उसके लिए आपके पास स्किल्ड लेबर है कि नहीं है, ठीक है। आपके पास उसको चलाने के लिए मशीनरी, आपके पास हैवी मशीनरी है, उसको चलाने के लिए आपके पास जो टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड वो आपके पास है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को जो है देखना है अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली जब आप देखेंगे कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे पास चीज़ें सारी की सारी अवेलेबल है, फिर आप देखोगे कि जो हम काम करने जा रहे हैं इसकी जो है मार्केट के अंदर
आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, इसकी एक्सेप्टेंस भी है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सब के सब जो है वो आपके पास मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस, आपका ब्रांड इमेज कैसा है, ठीक है, लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या राय रखते हैं, लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। सिमिलरली आपने ये चीज़ देखनी है कि लोगों के अंदर आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस है या अवेयरनेस नहीं है। तो वो तमाम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट जो आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में लिए हैं वो फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। बट इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर से जो है आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वी शुड आल्सो फोकस ऑन दैट। आपने कम्पिटिटिव एज लेना है, बट यू हैव टू स्कैन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि आप अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर से जो है किस तरह से फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये देखते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्ट्रेटजी की फिजिबिलिटी जो है वो आपके पास इन्हांस करती हैं। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, वेयर फंडामेंटल चॉइसेस द क्रिटिकल बिजनेस एरियाज लाइक प्रोडक्ट, मार्केट एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी मेड ऑन गोइंग बेसिस। आपके पास जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप पॉलिसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, आपका मेन पर्पस क्या है कि आउटकम जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स के मुताबिक आपके पास होना चाहिए। अगर आप कस्टमर की नीड्स को जो है वो फुलफिल करेंगे और कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे या प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, तो उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हद तक आपकी फेवर में आपके पास होगी। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, हम देखते हैं कि हमारे पास इस कोर्स का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप जो है किस चीज़ को जो है वो समझने के काबिल होंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अपने कोर्स कंटेंट्स की कि किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट कोर्स कंटेंट्स हम जो है वो कवर करेंगे, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, हमारी ग्रेडिंग स्कीम्स वगैरह, वो सब कुछ हमारे पास इस कोर्स का पार्ट है। हम देखते हैं कि इस कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया है, द कोर्स इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड एनालिटिकल टूल्स and general management approaches for understanding competitive forces and setting strategy। आपने जो है वो competitive edge लेना है। उस competitive edge लेने के लिए आपको कौन कौन से जो है environmental scanning की जो है वो tools required है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल मैनेजमेंट अप्रोचेस, कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी मैनेजमेंट की अप्रोचेस हैं, ठीक है, जो ना तो क्वांटिटेटिव हैं ना क्वालिटेटिव हैं, बल्कि एक आम जो भी आपके पास एक एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी वो मैनेजमेंट के हैं, वो किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन एक्सपीरियंस में देखें तो हमारे पास जो है आपकी जजमेंटल स्किल है कि आप चीज़ों को जज करते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। विद एक्सपीरियंस आपके एनालिटिकल स्किल्स भी जो है ग्रूम होती हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो आपका ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा है, बट जो आपकी जजमेंटल स्किल है, ठीक है, या जो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इंट्यूशन स्किल है वो आपके पास बढ़ती है, ठीक है, और वो आपको हेल्प करती है आपके डिसीजन मेकिंग में। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपके पास जो ये टूल्स हैं डिफरेंट जो कि आपके पास हेल्प करते हैं आपको आपके तमाम काम के अंदर, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहते, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखते हैं अपने पास के ये जो टूल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ऑफ कोर्स, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन टूल्स को यूटिलाइज करें। तो इस जगह के ऊपर अर्जेंसी के अंदर जो है वो जो आपके CEOs हैं, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट हैं, उनके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास होते हैं या आपके पास एक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो है, तो उनकी जो इंट्यूशन स्किल है वो आपके पास जो है वो काम आती है। तो हम उन तमाम अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आपके पास कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप खुद को किस तरह से सस्टेन कर पाएं। ये कम्पिटिटिव जो हमारे पास ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हम टूल्स यूज़ करेंगे, इसमें हम जो हैं वो ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास कम्पिटिटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव फोर्सेस किस किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी को जो है इफेक्ट कर सकते हैं, फिर आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को जो है जो आपने डिज़ाइन की है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के साथ। तो इन चीज़ों को भी आपने जो है वो अलाइन करना, इन चीज़ों को आपने जो है वो लिंक करना होगा। इसमें जो हम टूल्स के अंदर जो हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, हमारे पास कोर्स आउटलाइन में इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगी सब चीज़ें। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम ये बात करेंगे कि आपके पास जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, ठीक है, आप जो है कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ठीक है, या आप जो हैं वो समथिंग कॉटन इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिसमें इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं,
तो आपका अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें आपने काम करना है, तो आपने जो है वो तमाम इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका आप जो है वो एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। आपको एनालिसिस करना होगा, एक एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, उसी स्ट्रेटजी को आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं। या आप आमतौर पर ये देखें कि आपके पास कोई एक कंपनी, फॉर एग्जांपल हम टेली कम्युनिकेशन एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, जब एक कोई मोबाइल कंपनी को इश्तिहार चलाती है, आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट आपके पास आती है, तो नेक्स्ट डे आपके पास उसी से मिलती जुलती दूसरी कंपनी का कोई इश्तिहार आ रहा होता है। वो चीजें वही होती हैं जो फर्स्ट ने दी हैं, बट उसके अंदर जो उनकी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो उनकी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम ये चीज देखते हैं मार्केट के अंदर के जो हमारे पास कंपटीटर्स हैं वो हर वक्त इसी चीज की तलाश में होते हैं कि ऑलरेडी कौन सी स्ट्रेटजी आई है, तो हमने इसको जो है इस स्ट्रेटजी का हमारे पास क्या तोड़ है, ठीक है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में आप ये देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, वो इंडस्ट्री करंटली जो है आपके लिए कितनी फेवरेबल है। फिर उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि करंट जो मेरी पोजीशन है इस इंडस्ट्री के अंदर, आप उस अपनी करंट पोजीशन को जो है वो कंपेयर करते हैं अपने कंपटीटर्स के साथ, ठीक है, उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर। दैट थिंग इज कॉल्ड इंडस्ट्री एनालिसिस। तो आपको पता चलता है कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, मेजर कंपटीटर कौन कौन से हैं, आपकी जो है इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो कौन कौन सी हैं, आपकी इंटरनल जो है वीकनेसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, इफ दे आर टेकिंग द मार्केट, if they're taking the competitive edge, why they are taking the competitive edge, कौन कौन से इनके पास ऐसी स्ट्रेंथ हैं, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ये कैप्चर करते हैं कि ये जो है इन्होंने कम्पिटिटिव एज लिया हुआ है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है कम्पिटिटिव एज लेना है, आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वी शुड डिस्कस लेटर कि आप किस तरह से जो है वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर एक टूल जो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास है कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जो आपके कंपटीटर्स होते हैं हम उनकी जो है वो प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, कि उनकी प्रोफाइल आपके पास क्या है, उनकी प्रोफाइल कैसी थी और उन्होंने किस तरह से जो आपके पास जो है अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन स्ट्रेटजीज बनाई और उन स्ट्रेटजीज का क्या है, उन स्ट्रेटजीज उन्होंने कितना मार्केट शेयर कैप्चर किया। तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री को देखते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजीज जो मेरे कंपटीटर्स ने अप्लाई की वो अप्लाई की या नहीं, ठीक है। इसके एंड पे आपके पास एक क्वांटिटेटिव वैल्यू आती है और आप उस क्वांटिटेटिव वैल्यू के थ्रू जो है वो जज करते हैं कि वेदर आप जो है एक अच्छे कंपटीटर हैं या अच्छे कंपटीटर नहीं है। हम ट्रेंड एनालिसिस हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स आपके पास क्या चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास मार्केट जो इन्वायरमेंट है वो डिपेंडेंट होती है आपके पास किसके ऊपर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। आपने जो मार्केट है ये आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं वो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर जो है ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जब भी आपके पास किसी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो आपके पास चेंज होंगे, व्हाट विल बी द आउटकम, आपके पास आउटकम क्या आएगी। जब ट्रेंड्स बदलेंगे तो आपके पास मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने का मकसद ये है कि आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो अब उस अपॉर्चुनिटी क्या करें, जल्दी से जो है वो एक्सप्लोर करें और कैप्चर करें, ठीक है। जो भी वो अपॉर्चुनिटी है उसके मुताबिक आप अपनी क्या करें, बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो डिजाइन करें, अपने बिजनेस को उसके मुताबिक इन लाइन करें और क्या करें, मतलब कि आप जो है कम्पिटिटिव एनालिसिस के थ्रू अपना जो है मार्केटिंग जो है मार्केट शेयर जो है उसको आप अपना बढ़ा लें। फिर हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस। इंडस्ट्री के अंदर हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं, ठीक। हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए, बल्कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही वो रिसोर्सेज हैं जो आपकी बिजनेस की ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो तमाम के तमाम कर रहे होते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ से लेकर आपके रॉ मटेरियल तक तमाम का तमाम जो सेटअप है वो डिपेंडेंट है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर। तो जो रेशियो एनालिसिस है इसको हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी रेशियोज हैं जो कि आपको बताती हैं कि आपके बिजनेस की जो करंट स्टेट है वो क्या है, ठीक है। आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है, वेदर यू आर ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है,
क्या चीज़ है, ठीक है। एसेट से आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी जो है वो मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं या आपके पास प्रोडक्ट हैं जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम जो हैं वो डिफरेंट रेशियोज़ को जो कहलाती हैं हमारे पास फाइनेंशियल रेशियोज़, हम उनको यूज़ करते हुए जो है अपने बिजनेस का जो है एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने पास रिसोर्स एवेल्युएशन एंड नीडेड जस्ट फॉर द स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। हमारे पास जो रिसोर्सेज हमें चाहिए अपनी अपनी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करने के लिए, उनका भी जो हम हैं वो एनालिसिस करेंगे। रिसोर्सेज का एवेल्युएशन यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? हम जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने जाते हैं या जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, हम जो है उसको जो है वो कैप्चर करें, टाइमली कैप्चर करें, और हम जो है उसके मुताबिक अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो रिवाइज करें, डिज़ाइन करें और अपने प्रोडक्ट को फिजिबल बनाएं कि उस अपॉर्चुनिटी को हम जो है वो कैप्चर करके मार्केट के अंदर जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सके। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं रिसोर्स एवेल्युएशन की। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ के अंदर आपके पास जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ह्यूमन रिसोर्स आपका जो है वो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर आपके पास जो प्रोडक्शन प्लांट है वो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वो भी आपके पास स्ट्रेंथ है। तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनली आपके पास अवेलेबल है। अब आपने देखना ये है कि जो आउटसाइड मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, वेदर वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ मैच करती है या मैच नहीं करती। अगर आपकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं कि आप क्या करें, कि उस अपॉर्चुनिटी को आप जो है वो कैप्चर करें, तो इट्स मीन कि दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। तो आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए एज सुन एज पॉसिबल जो है उस स्ट्रेटजी को जो है वो बनाएं और अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करें। बट यहाँ पे इशू ये है कि अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है तो अपॉर्चुनिटी तो आपका वेट नहीं करेगी, कोई और कंपटीटर आपका क्या करेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपकी वो अवेल कर लेगा। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपने जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो क्या करनी है, वो मॉनिटरिंग करनी है अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी इंटरनल वीकनेसेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशंस जो सीईओज हैं, दे आर मोस्ट समथिंग इंटरेस्टेड in the weaknesses because they want to convert these weaknesses into the strength। क्योंकि जितनी weaknesses हैं, अगर वो weaknesses रहेंगी तो आपके पास वो जो है problematic बनती चली जाएंगी। तो as soon as possible you have to convert your all the weaknesses into the strengths। तो आपको उनको है strengths के अंदर जो है वो convert करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्स एवेल्युएशन हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्स एवेल्युएशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे पास स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के लिए। सेम थिंग कि अगर आप स्ट्रेटजी फार्मूलेट कर लें और आप अपने रिसोर्सेज को एवेल्युएट ना करें, देन इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा आपको कि जब भी आप स्ट्रेटजी फार्मूलेट करें तो आप अपने जो है ऑपरेशनल जो मैनेजर्स हैं या जो आपके पास प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पर जो लोग काम करते हैं या जो टॉप मैनेज वहां पर जो मैनेजरियल लेवल के लोग हैं, उनको आप जो है अपने डिसीजन मेकिंग में या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में क्या करें, जरूर करें। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे डेवलप द स्ट्रेटजी बट दे डोंट इन्वॉल्व देयर लो मैनेजमेंट, ठीक है। वो लोअर मैनेजमेंट के लोगों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो what actually happened in the future कि जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है तो आपके पास जो प्रोडक्शन साइकिल वाले हैं, जो आपके पास ऑपरेशन यूनिट है, वो इम्प्लीमेंटर होते हैं एक्चुअली। तो देन दे केम टू नो कि हमारे पास तो ये वाली जो है फिजिबिलिटीज है ही नहीं, या जो स्ट्रेटजी के अंदर ये जो आपने टेक्नोलॉजी बताई है, ये जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो वो फिर इन फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक होते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। तो इसलिए ये बात फोकस की जाती है कि जब भी आप जो है स्ट्रेटजी फार्मूलेट करें, यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल द मैनेजमेंट लोअर टिल टॉप, हर एक को आप इन्वॉल्व करें, उनकी सजेशन सुने, क्योंकि वही वो लोग हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि जो हम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं वेदर इट इज फिजिबल टू इम्प्लीमेंट और नॉट। अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फेज पे वो लोग आपके साथ होंगे तो आप उन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं जो कि इन फ्यूचर आपके पास जो है आने वाली हैं। दैट्स व्हाट कॉल्ड के प्लानिंग हमारे पास इसीलिए जरूरी है
प्लानिंग कभी फेल नहीं होती अगर वो प्रॉपरली प्लान्ड हो तो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोअर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें, जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज को, उनको अगर अपने साथ रखेंगे आप यहाँ पर, तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं इसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है या नहीं, हमें इंप्लीमेंट करते हुए जो प्रॉब्लम्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप प्लानिंग फेज में इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लें या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फेज में अच्छी तरह से कर लें, तो इन फ्यूचर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज स्ट्रेटजी एवेल्युएशन आपके पास अगले दोनों फेजेस जो है वो बहुत बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए करने। तो हमारा फोकस सर, हम इसके ऊपर वापस आते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड रिसोर्स एवेल्युएशन आर नीडेड जस्ट फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, planning system, control system, motivational system together with an understanding of leadership style and communication methods are required for the strategy implementation। आपने चार चीजें देखी, industry analysis, trend analysis, ratio analysis and resource evaluation। These four tools are important for the strategy formulation, but for the strategy implementation we require the knowledge of the organization structure। आपके organization की hierarchy क्या है, what is the information system, whether you are using the information system or not, ठीक है। knowledge generation के लिए information system use करते हैं लोग। planning systems आप कौन कौन से use करते हैं, what are your monitoring and evaluation system, जो कि control system कहलाते हैं। motivational system आपका जो organization के HR का जो reward system है, compensation system है, that things come under the motivational styles system together with understand leadership styles। ठीक है, what kind of leadership style you are interested in, आप जो है leadership style आपका कौन सा है, ठीक है। whether जो है आप open door policy के ऊपर फोकस है आपका या आपका closed door policy के ऊपर फोकस है, you have to look into that and communication method। ठीक है, आपकी जो communication strategy है वो क्या है, ठीक है। whether you are only communicating with the top management or you have communication with your lower management as well, आपकी communication strategy क्या है, ठीक है। these all things are required for the strategy implementation। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि व्हाट इज नेक्स्ट आउटकम। हमारे पास क्या होगी इस कोर्स के, आपके पास स्टूडेंट विल लर्न हाउ टू एनालाइज इंडस्ट्रीज एंड पोजीशन द फर्म फॉर द सुपीरियर परफॉर्मेंस। जिस तरह हमने बात की कि आप कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए यू हैव टू डू द इंडस्ट्री एनालिसिस, यू हैव टू डू द ट्रेंड एनालिसिस। द पर्पस इज दैट यू आर कंपेयरिंग योर इंडस्ट्री with the other industries or you are comparing yourself with your competitors। why you want to analyze your position in the industry, then according to your current position you formulate the strategies and then you compete in the market, ताकि आप जो है अपने पास हमारे पास एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप तमाम इंडस्ट्री एनालिसिस को जो है वो देख सके। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स आउटलाइन। हम इस कोर्स आउटलाइन में जो है वो देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें हैं। वी शुड स्टार्ट विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। व्हाट इज द बिजनेस स्ट्रेटजी, what is the nature of the business strategy, why business strategy is important, what kind of business strategies are there, what kind of business environments are feasible for the different strategies, we should all discuss in this lecture। Then the second thing we should discuss about the key terms in the business strategy and policy। हमारी कोशिश होगी कि हम एज सुन एज पॉसिबल जो पूरे हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है, जो डिफरेंट की टर्म्स हैं वो हमारे पास यूज होनी है, हम उनको जो है वो स्टार्ट में ही क्या करें आपको क्लियर कर दें, ताकि नेक्स्ट में जब मैं वो वर्ड्स यूज करूं तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दोज वर्ड्स और व्हाट एक्चुअली दोज वर्ड्स मीन। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ पॉलिसी, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटजी, मैं आपके पास कह रहा हूँ जी आपके पास जो है इंडस्ट्री एनालिसिस, ये क्या चीज़ है आपके पास, स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द स्ट्रेटेजिस्ट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी, व्हाट्स मेंट बाय द मार्केट अपॉर्चुनिटी, हम कहते हैं जी सुपीरियर पोजीशनिंग, व्हाट्स मेंट बाय द सुपीरियर पोजीशनिंग। आज सब चीजें हम आपको जो है डिफरेंट कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कितने साल की प्लानिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। तो हमारे पास हम तमाम चीज़ें जो है हम इनको देखेंगे। साथ एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास विजन क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन क्या चीज़ होती है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इनिशियली बता देंगे, ठीक है। इन जो है हमारे पास की टर्म्स इन द बिजनेस स्ट्रेटजी, ताकि इनिशियल जो आपकी अवेयरनेस है वो इस सब्जेक्ट के बारे में वो क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट तमाम लेक्चर्स के अंदर अगर आपको वर्ड सुनते हैं तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड्स। हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। हम देखेंगे हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वेदर दे आर सपोर्टिव टुवर्ड्स द गोल्स और नॉट, क्योंकि हमने जो अपने गोल सेट किए होंगे वो हमारे पास
तभी फिजिबल हो सकते हैं जब हम अपने जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स को देखें। अगर हमारे गोल्स हमारे इंटरनल कैपेबिलिटीज, इंटरनल स्किल्स, इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ इंटीग्रेटेड होंगे तो उनकी जो हमारे पास क्या होगी कि हम इजीली क्या करेंगे, हम उनको जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, हम अपने गोल्स को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाते देन इट्स प्रॉब्लमेटिक। बट वी आर टॉकिंग हियर द लॉन्ग टर्म गोल्स। हम नेक्स्ट हमारे जो कवरेज में हम बात करेंगे एनुअल ऑब्जेक्टिव हमारे पास होंगे, ठीक है। एनुअल ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे पास साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। इसकी मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ। हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जब अपने पास प्लान करती हैं, दे एक्चुअली प्लान फॉर द 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स। वो अपना फ्यूचर डिसाइड करती हैं कि हमने अगले 5 सालों में जो है खुद को कहाँ पर देखना है, ठीक है। दैट थिंग इज कॉल्ड द विजन स्टेटमेंट, कि अगले 5 सालों में हम कहाँ पर देखना चाहते हैं। वी शुड डिस्कस लेटर व्हाट इज विजन स्टेटमेंट, उसकी क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वी शुड डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। बट हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि वो फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। जब तक आप अपने लिए फ्यूचर जो है वो प्लान नहीं करेंगे तब तक आप अपने लिए जो है वो बेस लाइन जो है वो सेट नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या करती हैं, अपने लिए जो है वो विजन स्टेटमेंट बनाती हैं, अपने लिए फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि अगले 5 सालों में हमने यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट गवर्नमेंट्स जब आती हैं तो वो कहती हैं जी हमारे पास कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अगले 10 सालों में हमने यहाँ पर खुद को जो है वो देखना है, या वो बोलती हैं जी विजन 2020 कि अगले 20 सालों में 2020 में हमारा जो है ये विजन है। देन अकॉर्डिंग टू दैट विजन दे प्लान द डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करते हैं, ठीक है। वो एकदम 2020 पे नहीं पहुंच जाते। 2020 में जो प्लान करते हैं, ठीक है, कि 2020 में हम ये चीज जो है ऐसा होगा, उसको करने के लिए क्या करते हैं कि वो अपने तमाम के तमाम वर्कआउट करते हैं, अपने तमाम जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अचीव करेंगे, इसके अचीवमेंट के बाद नेक्स्ट फेज में हम ये अचीव करेंगे। वो फेज बना लेते हैं डिफरेंट, और जो डिफरेंट फेजेस हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इसके साथ साथ क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो एंड में हमारे पास क्या होता है, आपके पास जो विजन है वो आपके पास अचीव हो जाता है। सेम थिंग जब आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ले डाउन द फाउंडेशन, आप बेसिस बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन के ऊपर आप जो है फर्स्ट मंजिल बनाते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अगर आप फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो क्या आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंजिल बन पाएगी? कभी भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक जो है नॉर्मल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर प्लान करते हैं। पहले बेस बनती है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर हमारे एंड पे हमारे पास क्या होती है, बिल्डिंग आपके पास क्या होती है, ओवरऑल जो आपके पास जो है वो आपके पास खड़ी हो जाती है। सेम थिंग अपनी एजुकेशन में देखें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, नॉलेज इन्हांसमेंट हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। एंड ऑफ द डे यू आर PhD और वट एवर इट इज, सो दिस इज द लास्ट फेज। तो आपके पास हर चीज का एक पैटर्न है। इस तरह जो आपके पास इन फ्यूचर है, आप फ्यूचर जो देख रहे हैं अपना, उस फ्यूचर को देखने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है। ईयरली आप एनुअल प्लानिंग करते हैं, हर साल की आप प्रोग्रेस देखते हैं अपने, इस साल हम ये अचीव करेंगे, अगले साल ये, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह आप करते करते आप क्या होते हैं, एंड तक अपने पहुंच जाते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास मिशन स्टेटमेंट क्या चीज है, विजन स्टेटमेंट हमने कहा कि फ्यूचर को भी टारगेट होती है। मिशन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करंटली व्हाट वी आर डूइंग, करंटली हम जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। करंटली हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन का है वो पर्पस क्या है, वो करंट को देख रहा होता है, बट एक्चुअली दे आर लिंकिंग विद द linking all the activities with the vision statement. External assessment, we should have to do the external assessment because we are interested to find out the key external factors. की एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो हमारे पास मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर आपके पास बाहर की एनवायरनमेंट जो है पॉलिटिकल कंडीशन इफ इट इज स्टेबल तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी, वो फ्लोरिश करेगी, अदरवाइज इट्स प्रॉब्लमेटिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरेस्ट रेट हैं, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर या आपके जो है स्पेसिफिक बिजनेस स्पेसिफिक इस चीज के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप देखें आपके पास जो हैं वो लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं, लोगों की इनकम लेवल इतना नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाएं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एजुकेशन लेवल हो सकता है,
ठीक है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके जो है इफेक्ट करते हैं, बट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कि टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट जो है वो रैपिडली होती है, और अगर आप उस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को जो है उसके साथ साथ खुद को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ अलाइनमेंट नहीं करते तो इट्स प्रॉब्लमेटिक। तो टेक्नोलॉजी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वी शुड डिस्कस दैट इन डिटेल। देन इंडस्ट्री एनालिसिस में हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिसेस, वी शुड हैव टू डू दिस इज अ मैट्रिसेस, ये एक टूल है जो कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या करता है, असेसमेंट करता है, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, माइकल पोर्टर के जो हमारे पास 5 फोर्सेस का मॉडल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। माइकल पोर्टर का जो मॉडल है हम इसके बारे में बात करेंगे, वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। माइकल पोर्टर हमारे पास बात करता है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास वो बात करता है राइवलरी की, कि आपके पास जो राइवल हैं वो कैसे हैं। फिर थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट, आपके पास एक बिजनेस जिसमें आप हैं उसमें एंट्री के कितने चांसेस हैं नए बिजनेस के, हम इसके ऊपर नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह। एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स हम बात करेंगे, फिर हम अपनी इंटरनल असेसमेंट देखेंगे, अपनी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पोजीशन है उसको हम देखेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे अपने पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, आपके मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, देन वी शुड डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम बात करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स की, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स हमें बताता है कि हमारे पास जो है आपके पास करंट ग्रोथ रेट क्या है और आपके पास करंट जो है वो मार्केट शेयर कितना है, ठीक है। मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट को हम कंपैरिजन करते हुए हम अपनी पोजीशन देखते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक डिफरेंट फेजेस हैं, क्वार्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, उसको हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स की, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस मैट्रिक्स। देन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन और स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी वैल्यूएशन, स्ट्रेटजी रिव्यू, ये हमारे सारे के सारा कोर्स होगा। अगर आप तमाम कोर्स को देखेंगे, वी एक्चुअली डिवाइड दिस कोर्स इनटू 3 मेन पोर्शंस एंड देन दीज आर ऑल द सब पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस व्हाट इज स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर हम बात करेंगे, हमारे स्टार्टिंग लेक्चर हमारे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर होंगे। देन वी शुड डिस्कस द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। एट द लास्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी रिव्यू एंड एवेल्युएशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि रिव्यू एवोल्यूशन सिस्टम कौन कौन से हमारे पास होते हैं, सर हम बात करेंगे। लेकिन आप 3 फेजेस अपने पास याद रखें, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी एवेल्युएशन। इसके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी स्ट्रेटजी फार्मुलेट करने में, स्ट्रेटजी को आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने में और स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करने में। सो दिस इज द ग्रेडिंग स्कीम। हमारे इस तमाम कोर्स के अंदर जो है दिस इज अवर ग्रेडिंग स्कीम। वी शुड हैव 4 क्विजेस, ठीक है। 4 क्विजेस की जो ग्रेडिंग आपके पास होगी वो आपके पास होगी 10। वी हैव 4 असाइनमेंट्स आपके पास जो है 15 मार्क्स की होगी। देन वी हैव फर्स्ट सेशनल, देन वी हैव सेशनल 2। हमारे पास जो टोटल ग्रेडिंग आपके पास 4 असाइनमेंट्स, 4 क्विजेस, फर्स्ट सेशनल एंड सेकंड सेशनल जो हमारे पास हैं, इसके हमारे पास टोटल ग्रेडिंग हमारे पास वो है 50, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है कुछ ग्रेडेड डिस्कशंस भी आपके पास जो है वो आपके पास होंगी, वो हम आपको बाद में इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे उनके ऊपर। फाइनल एग्जाम्स हमारे होंगे, फाइनल एग्जाम में हमारे पास जो है वो 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जो कोर्स आप फर्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो आपके पास सेकंड सेशनल के अंदर जो है नहीं आएगा, ठीक है। और जो सेकंड सेशन में पढ़ेंगे वो आपके पास फर्स्ट सेशन में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेशन पहले आपका हो चुका होगा। पर जो आपका फाइनल एग्जाम होगा इट शुड कवर ऑल द कोर्स व्हिच वी स्टार्टेड फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टिल लेक्चर नंबर 32। तो आपका तमाम का तमाम जो कोर्स है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो कवर होगा फाइनल एग्जाम के अंदर। बट वन थिंग टू रिमेंबर दैट द पासिंग मार्क्स आर 50। इस कोर्स को पास करने के लिए आपको जो है वो 50 ग्रेड जो है वो लेना पड़ेगा। बट इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट दैट each and every one of you should take at least 70 plus 75 at least you should score 3 GPA in this course. I request for that ये कोर्स अच्छा है, easy है आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह I will try my best कि I will share all my knowledge about this course. I'll just also share with you the
इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स, ठीक है, हम आप शेयर करेंगे। फिर ट्यूटोरियल आपके साथ जो है डिफरेंट शेयर होंगे, आपके जो ट्यूटर्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे। हम कोशिश करेंगे हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दें इस कोर्स के अंदर, ताकि आप जो है वो इसको ईजी जो है वो समझ पाएँ, और आप जो है प्रैक्टिस वर्क जो आपको खासकर जो आपको असाइनमेंट्स और क्विज मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होंगे आपके कोर्स के साथ, एंड इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू दैट यू कैन ईजिली सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। तो अगर आप असाइनमेंट अच्छी तरह करेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ पर है, वहाँ हमारे पास जो रेफरेंस बुक है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड केसेस। इट्स द 12th एडिशन बाय द फ्रेड आर डेविड, ठीक है। ये पियर्सन प्रेंटिस हॉल की जो बुक है, इसको काइंडली आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टेक्स्ट जो रेफरेंस टेक्स्ट है जो मैं यूज़ करूँगा अपने इस कोर्स के लिए, एक्सप्लोरिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये हमारे पास जेरी जॉनसन की है, ठीक है। इसको आप देखें, ये आपके पास जो है वो सेम पब्लिशर है, बट प्लीज लुक फॉर द 5th एडिशन, ठीक है। ये आपके पास बुक्स हैं, इनको आप काइंडली देख लें। फर्स्ट बुक इज मोर इंपॉर्टेंट, सेकंड वन रेफरेंस बुक, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। सो वी शुड स्टार्ट विद व्हाट इज द बिजनेस स्ट्रेटजी। हम इसको थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखें। हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन और पॉलिसी डिजाइन टू अचीव मेजर और ओवरऑल एम, ठीक है। कोई भी एक आप रास्ता इख्तियार करते हैं, ठीक है, आप एक वे ऑफ एक्शन जो है और इसके आपको रूट जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं, एंड व्हाट इज द पर्पस कि आप जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है उसको जो है आप अचीव करना चाहते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी जो हमारे पास है यहाँ पर जो हमारा मेन और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे पास होगा विजन अचीवमेंट। जो आपकी विजन स्टेटमेंट है उसको जो है आप अचीव करना चाहते हैं, तो अपने विजन तक या नेक्स्ट 5 ईयर में आप खुद को जहां देखना चाहते हैं उसके लिए जो आप एक रोड मैप बनाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगी बिजनेस स्ट्रेटजी। द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and controlling broad plans guide the organizations in achieving the strategic goals given its internal and external environment। वो ब्रॉड प्लान जो आपने बनाए हैं अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटजी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेंगे कि आप क्या करें, आप एक स्ट्रेटजिक पोजीशन या कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो गेन कर सके। बट 2 थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट आपके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्रीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इन दोनों एनवायरनमेंट्स की जो स्क्रीनिंग है वो आपके पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट, हम उसको इंटरप्रेट करते। ऑन गोइंग प्रोसेस मीन बिजनेस स्ट्रेटजी इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच इज इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस स्ट्रेटजी हमारे पास ये ऐसा नहीं होगा कि आप 5 ईयर्स की प्लानिंग जो है वो 5 डेज में कर लेंगे, उसके बाद आप जो है दोबारा प्लान नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस स्ट्रेटजी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट है वो तो आपके कंट्रोल में है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप वीकनेसेस को थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन या जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है उन वीकनेसेस को आप अपने जो है वो स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपके पास कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया और वो दैट स्ट्रेटजी इज वर्किंग वेरी वेल, बट आपके पास क्या होगा, गवर्नमेंट की रेगुलेशन को चेंज होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कुछ आपके पास चेंज आई, ठीक है, आपके पास सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई आपके पास जो है वो तब्दीली आई, या आप कह सकते हैं आपके पास नेशनल हैजर्ड आपके पास आए, एक अर्थक्वेक आपके पास आ गया, ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से जो स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही थी अब वो जो है वो इफेक्ट होगी, वो काम नहीं करेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि वो जो स्ट्रेटजी का आपके पास काम करना छोड़ दिया अब वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में वो सपोर्ट नहीं करेगी आपको। तो यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू रिविजिट दैट स्ट्रेटजी। आपको उस स्ट्रेटजी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज के मुताबिक जो है वो चेंज करना होगा, ठीक है। जब आप उसे चेंज करेंगे तो आप उसको दोबारा इनलाइन करेंगे विद द करंट सिचुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि वो दोबारा आपके पास क्या हो, काम करना शुरू कर दे। तो हमारे पास जो बिजनेस स्ट्रेटजी है इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हमारे पास एक दफा बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बनती, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास जो है वो क्या होती है, हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो चेंज होती रहती है।
Shaping broad plans. First, it is an ongoing process in which the broad plans are firstly formulated, then implemented and finally controlled. Of course, आप broad plan बनाते हैं, as I said that you have to plan for the next 5 years, ठीक है, या 10 years या 20 years, आप जितना भी एक लंबा प्लान करते हैं, उस प्लान के लिए आप क्या करते हैं कि अब अपने पास स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हम जो है इस साल यहाँ तक अचीव करेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आप अपनी प्रोग्रेस के जो है वो डिफरेंट फेजेस डिफाइन कर लेते हैं। इस ईयर में हमने यहाँ तक जो है फेज 1 में हमारी प्रोग्रेस ये होगी, फेज 2 में ये होगी, फेज 3, फेज 4, तो आप अपनी प्रोग्रेस को क्या करते हैं, इस तरह से जो है वो मॉनिटर करते हैं। हमने जो अपनी डेफिनेशन में थर्ड बात की, वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजिक गोल्स। स्ट्रेटजिक गोल्स आर दोज गोल्स व्हिच आर सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। द ब्रॉड प्लान्स आर मेड इन अचीविंग द गोल्स। हमारे पास स्ट्रेटजिक गोल जो आपके पास हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो इसको बनाते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट हमारे पास कौन लोग होते हैं? स्ट्रेटेजिस्ट आर द पर्सन हु आर एक्चुअली डिजाइनिंग और हु आर एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजीज फॉर अस। दे आर द टॉप मैनेजमेंट, the CEO of the organization, the president of organization, the board of governors in some industry, or you can say the VC, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के जो वाइस चांसलर हैं, ठीक है, वहां पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे पास हैं, वो आपके पास जो हैं जो भी डिसीजन लेते हैं यूनिवर्सिटी के फ्यूचर के बारे में, वो प्लान करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर 20 ईयर हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। दे आर एक्चुअली द स्ट्रेटेजिस्ट। और स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा आपके पास जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं वो सेट करते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक गोल्स हमें हेल्प करते हैं हमारे ब्रॉड प्लान्स को जो है वो अचीव करने में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे पास दोनों बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है या जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दीज आर कंसिडर्ड एज फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जो कि आपके काम को जो है वो इन्हांस भी करते हैं और आपके काम को जो है वो लिमिट भी करते हैं आपके पास। अगर आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स दोनों फिजिबल हैं तो इट्स मीन दैट आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, वो फ्लोरिश करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बट आप इंटरनली जो है वो इतने स्ट्रेंथ आपके नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है या आपके पास स्किल्स या फाइनेंशियल आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी आप जो है वो कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फैसिलिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद स्किल्स नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी इंटरनल का, आप उसे जो है वो अचीव कर पाते। तो अभी आपके पास एक फोर्स है, इंटरनल एनवायरनमेंट का स्ट्रांग ना होना, दिस इज प्रॉब्लमेटिक थिंग कि उसने जो आपको सपोर्ट नहीं किया कि आप क्या करें, एक्सटर्नल आप अपॉर्चुनिटी जो है कर पाए। कई दफा ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सब कुछ सेट होता है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो एस एन फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो आपके हक में जो है सपोर्टिव नहीं होती। तो सेम थिंग वी हैव टू लुक फॉर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट फोर्सेज, और हमें कुछ बैलेंस करना है। और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटजिक आपके पास पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, इस कोर्स का मकसद ही यही है कि आप किस तरह से बैलेंस्ड एक्शन जो है वो ले सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्क्रीनिंग करें, ठीक है, और कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग करें कि आप अपनी स्ट्रेटजीज जो वर्केबल हैं, जो काम कर रही हैं, उनको और अच्छे तरीके से आप जो है वो इम्प्रूव करें और क्या करें, आप उनको आगे जो है बढ़ा सकें। ये हमारे पास एक तमाम इसका एक सेटअप है जो हमने डेफिनेशन बताई। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जो हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। शेपिंग एंड अचीविंग ब्रॉड प्लान, हमारा मकसद क्या है कि हम जो है शेप करें और हम डिजाइन करें और अचीव करें अपने पास जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या ब्रॉड प्लान्स। ब्रॉड प्लान्स और फॉर अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है, ब्रॉड प्लान हम बनाते हैं ताकि जो हमने स्ट्रेटेजिक गोल बनाए हैं उनको जो हम हैं वो अचीव कर पाए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास ये इन्फ्लुएंस करती है, ये हमारे पास एक्ट एज एन फोर्स, ठीक है, जो हमारी डिजाइन स्ट्रेटजीज को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट टू अचीव, आपके पास टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज सपोर्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द ब्रॉड प्लान एज वेल एज द स्ट्रेटजिक गोल्स वी सेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ को सबको देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग। अब जो एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग आपके पास है, इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास। एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग में आपके पास जो है इंटरनल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग वो भी है, और आपके पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So what actually we are getting from this screening? We are scanning the internal environment, we are scanning the external environment.
Actually, if we scan the internal environment, we should know about the strength and weaknesses of the organization. हमें पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है इंटरनल स्ट्रेंथ्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और इंटरनल जो वीकनेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं. ठीक है, अगर आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स का पता है, इंटरनल वीकनेसेस का पता है, तो आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, ठीक है, वो हमारे पास जो है किस तरह से कैप्चर हो सकती है. ठीक है, या आप जो है खुद को प्लान करते हैं कि हमने 2020 में यहाँ तक पहुंचना है, उस पहुंचने के लिए हमें ये वाली इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए. फॉर एग्जांपल, जो ग्लोबलाइजेशन आपके पास है, जो हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन का फिनोमेना एक है हमारे पास, उसके लिए जो है बिजनेस फर्म्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे बल्कि ऑफ द शोर दूसरे कंट्रीज में जाकर क्या करें, बिजनेस क्या करें, उनको अपने एक्सपेंड कर रही हैं. तो उसका पर्पस यही है हमारे पास कि आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आप ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को या अपने जो भी सर्विसेज हैं यहाँ पर दे सकें अपनी कंट्री में, बल्कि अपनी सर्विसेज को आप दूसरी कंट्रीज में भी क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको जो है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो है आप जो है वो कर सकते हैं. तो इंटरनल एनवायरनमेंट ने हमें बताई हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें बताएगी हमारी थ्रेट्स और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन देगी. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती बल्कि हमारे पास थ्रेट्स भी होती हैं. ठीक है, तो हमें जो है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल वीकनेसेस को देखना है, हमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखना है. देन अकॉर्डिंग टू दैट वी have to formulate the strategy, then we have to implement the strategy, then we have to evaluate the strategy. अगर हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, प्रॉपर्ली काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं, हम जो है करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. ठीक है, अगर स्ट्रेटजी आपके पास प्रॉपर्ली काम नहीं करती. दीज आर द 3 phases ऑफ द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट. हमने पहली बात की हमारे पास स्कैनिंग की. ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग की. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग में हमारे पास है टास्क एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास बात है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, और उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने जो देखा. अगर आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के फेज में देखें तो आपको देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट योर मिशन, then you set your objective, then you set your strategies and then you set your tactics. ठीक है, कि आपने अपना मिशन बनाया. मिशन हमारे पास क्या होता है कि हमारी करंट जो है बिजनेस की पोजीशन हमारे पास क्या है और इस करंट बिजनेस पोजीशन को हम किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में जो हमने अपने विजन सेट किया हुआ है हम उसको जो है वो अचीव कर पाएं. उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे पास शॉर्ट टर्म्स में होते हैं. देन अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्ट सेट योर स्ट्रेटेजिक प्लान, और फिर उसके मुताबिक आप क्या करते हैं, जो टैक्टिक्स है वो जो है आप सेट करते हैं. देन नेक्स्ट फेज हमारे पास है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपना बजट डिजाइन करते हैं, और देन अकॉर्डिंग टू दैट यू डिजाइन द प्रोसीजर दैट हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग. अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम एक होता है, एक हमारे पास होता है प्रोजेक्ट. क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट? आप में से कोई बताना चाहेगा कि हमारे पास प्रोग्राम क्या चीज है और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्या चीज है? दोनों के अंदर बहुत रिलेशन तो है ही है बट डिफरेंस है बहुत बड़ा. प्रोग्राम और प्रोजेक्ट. आपको असाइनमेंट दे दें, पहले लेक्चर में आपको असाइनमेंट दे देते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. चलें, अभी खैर फर्स्ट लेक्चर में अच्छा नहीं लगेगा कि आपको हम असाइनमेंट दे दें. मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर जो है एलैबोरेट कर देता हूं कि हमारे पास प्रोग्राम जो है वो हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है. ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास एक ब्रॉड कैटेगरी है. ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. एक प्रोग्राम के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स आपके पास जो होते हैं वो आपके पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम आपको कंट्री स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ. पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम. ठीक है, रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम. ठीक है, देही तरक्याती प्रोग्राम. अब प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट है. फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है, तो रूरल डेवलपमेंट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा जी कि आपके पास जो है वो आती है भल सफाई मुहिम. तो दिस इज अ प्रोजेक्ट. भल सफाई एक प्रोजेक्ट है जो कि उस प्रोग्राम का पार्ट है. फिर आप क्या करते हैं जी,
मीन ट्यूबवेल लगवाने, वो एक और प्रोजेक्ट आपने आपके पास है। फिर आप कहते हैं कि जी सीड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है जी, सीड अवेयरनेस प्रोजेक्ट, सीड अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए वो आप लोगों को बताते हैं। फिर आप जी क्या करते हैं कि आपने जो है वो नालियां बनाते हैं पानी आपसा के आपाशी का निज़ाम सेट करने के, वो एक और प्रोजेक्ट आपके पास है। फिर आप कहते हैं नहीं जी लोगों को जो है वो कैपेसिटी उनकी बिल्डिंग करनी चाहिए, उनकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आपने देखा कि एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास क्या होता है, बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर ऑल collectively contributing towards the program। एंड आउटपुट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमारे पास क्या होता है, वो सक्सेसफुल होता है। बट उस प्रोग्राम को हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में क्या किया होता है, उनको हमने डिवाइड किया होता है, ठीक है। और वो जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पास है वो हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम जो है अपना सक्सेसफुल बनाए। तो सिमिलरली हमारे पास जब विजन स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो विजन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है कि हम एक्चुअली फ्यूचर में क्या देखते हैं। फिर उसके अंदर हम मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हम गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो हमारे पास एक डिफरेंट फुल फ्लैज हमारे पास एक हायरार्की है। तो यहाँ पर ये बात आई तो मैंने आपसे कहा यहीं हमें इसको प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं एटलीस्ट कि आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकें। हम फिर अपनी बजटिंग करते हैं कि हमें इस जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया हमें इसके लिए बजट कितना चाहिए, फिर हम उसके लिए जो है प्रोसीजर सेट करते हैं कि हम जो बजट भी हमारे पास है अब हम इसको करेंगे कैसे। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम इसको देखते हैं। एवेल्यूएशन में हम करते हैं, हम जो है अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, हम उसको मेजर करते हैं, हम अपने एवेल्युएट करते हैं। वी हैव टू सेट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस इफ आवर करंट परफॉर्मेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अगर आपकी करंट परफॉर्मेंस जो है वो डिजायर्ड जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है उसकी तरफ जा रही है फिर तो ठीक है, अगर नहीं देन यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास विजन एंड मिशन, हम बात करेंगे विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हम अपनी सेट करते हैं। देन वी हैव टू लुक एट द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड इंटरनल वीकनेसेस। फिर हम बात करेंगे अपने पास अपॉर्चुनिटीज की एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दिस इज नॉट एक्चुअली द अपॉर्चुनिटीज अगेन है, अपॉर्चुनिटीज and threats। Then we have to set the long term goals as well as long term objectives। हमें ये जो है यहाँ पर हमें देखने होंगे। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में हम बात करेंगे एस्टेब्लिश एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। हमें जो है वो सालाना ऑब्जेक्टिव बनाएगी। मैंने आपसे कहा कि आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को जो है अपने जो विजन स्टेटमेंट है जो 5 साल का आपका प्लान है उसको आप जो है वो एनुअली जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, एनुअल ऑब्जेक्टिव अपने सेट करते हैं अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। फिर आप करते हैं वी हैव टू डिवाइस द पॉलिसीज। देन वी हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। हमारे पास जो पुशिंग फोर्स है एक्चुअली वो हमारे पास जो है वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो इस तमाम काम को जो है वो करेगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए। तो हमारे पास एम्प्लॉय मोटिवेशन इज वन ऑफ द फैक्टर कि हमें अपने एम्प्लॉयज को जो है वो मोटिवेट रखना है, ठीक है। हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते भी हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर पाएं, अपने जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, गोल्स बनाए हैं, उनको जो हम अचीव कर पाएं। रिसोर्स एलोकेशन टू एग्जीक्यूट द फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजीज, ठीक है। आफ्टर मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज हम जो क्या करते हैं रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी जो फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजीज हैं उनको हम जो है इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। इन द स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन फेज विच इज द फाइनल फेज, ठीक है, मैनेजमेंट एवेल्युएट व्हेन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज आर वर्किंग और नॉट, ठीक है। हमारे पास जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट है, दे एवेल्युएट कि जो हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो हमने डिजाइन की थी, ठीक है, वो प्रॉपरली जो है वो वर्कआउट कर रही हैं या आपके पास प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही। अगर आपके पास स्ट्रेटजीज जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपरली, देन यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। आपको जो है वो प्रॉपर मेजर्स लेनी होंगी ताकि आप अपनी करंट परफॉर्मेंस जो है उसको जो है डिजायर्ड लिमिट से नीचे गिराए बगैर अपनी स्ट्रेटजीज को दोबारा क्या करें, इन ट्रैक लें, ऑन ट्रैक उनको आप लें ताकि वो आपको दोबारा क्या करें, सपोर्ट करें आपको ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को जो है वो इनहांस करने में। एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नेवर रिमेन कांस्टेंट। हमने बात की कि इट्स नेवर डायनामिक, हमारे पास हर वक्त जो है वो चेंज होती रहती हैं। देयरफॉर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मॉडिफाई देयर स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने पहले भी बात की कि हमारे पास स्ट्रेटजी जो हमारे पास है वो हमारे पास कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। हमारे पास रीजन बिहाइंड यही था कि हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है, दोनों जो है वो कंटिन्यूसली आपके पास क्या होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। सो यू हैव टू मॉनिटर द एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स। आपको दोनों फैक्टर्स को मॉनिटर करना है ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो चेंज कर पाए ऑन टाइम, ताकि जो आपको परफॉर्मेंस है वो आपके पास जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
दिस वन इज द डायग्राम फॉर द बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, जो आपका ओवरऑल जो है इस तमाम कोर्स के जो डायग्राम है, जो तमाम कोर्स के जो एक्चुअली कोर्स कंटेंट्स कवर होंगे डिफरेंट फेजेस के अंदर, उसको जो है आपके पास यहाँ पर जो है ये बता रही है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फेज में आप देखें तो यू आर जस्ट सेटिंग योर मिशन, ठीक है, आपने मिशन सेट किया, देन यू डिड द स्वॉट एनालिसिस, देन यू सेट योर गोल्स। आप यहाँ पर देखें इस चीज को कि व्हाट इज मेंट बाय दिस SWOT, 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 S stand for strength, W stand for weaknesses, O stand for opportunities and T stands for threat। हम क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्यों देखते हैं? हम अपने एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्क्रीनिंग हो चुकी होती है, देन हम क्या करते हैं कि जो गोल्स हमने सेट किए हैं उनके मुताबिक हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको हम क्या करते हैं, वेल करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दैट वी मेक द स्ट्रेटजिक चॉइस। स्ट्रेटजिक चॉइस मीन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अपॉर्चुनिटीज के साथ जो है वो मैच करती हैं या नहीं करती। जो जो हमारी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए मैच करती हैं, हम उसके मुताबिक क्या करते हैं, अपनी जो है वो स्ट्रेटजिक चॉइस जो है वो हम क्या करते हैं, अपनी वो हम लेते हैं। देन जो हमने स्ट्रेटजिक चॉइस की है अपने काम की, उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स आपका जो है वो स्किल्ड हो, बिहेवियर उसका ऑफ कोर्स यहाँ पे मोटिवेशन का फैक्टर भी आएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, एंड कल्चर, और जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कल्चर है वो भी इतना मोटिवेटेड और सपोर्टिव हो, ठीक है, जो आपको आपने स्ट्रेटजीज चॉइस की हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में आपकी क्या करे, वो हेल्प करे। देन वी मूव फर्दर, दिस इज ऑल अबाउट the strategy formulation phase, then we should move towards the strategy implementation phase। strategy implementation phase में आप थोड़ा सा देखें तो आपने देखी HR practices। HR practices में ओवरऑल आपके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप रिक्रूटिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस है उसकी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयज जो रिलेशनशिप है उनकी आप बात करेंगे, जॉब सिलेक्शन, जॉब डिजाइन, पे स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, इंसेंटिव्स देना, फिर आपके पास लेबर यूनियन के जो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम आपके HR जो है यहाँ पर जो है उनका बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स नीड में आपके पास जो है वो अच्छा प्रैक्टिसेस भी देखना आपने। फिर हमें देखना है ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज। ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज में आपने देखना है स्किल्स, अपनी एबिलिटीज और नॉलेज। ऑफ कोर्स आपने जो अपनी स्ट्रेटेजिक गोल सेट किए उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, उसके पास करंट टेक्नोलॉजी और आपके पास जो प्रोसेसेस हैं और उसका नॉलेज भी उनके पास होना जरूरी है, और उनके पास इतनी एबिलिटीज भी होंगे वो अपना क्या कर सके, आराम से अपना काम जो है वो कर सके। ह्यूमन रिसोर्स एक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एक्शन के लिए आपको बिहेवियर, रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है डिफरेंट प्रॉब्लम, एब्सेंटीज्म का आपके पास है, टर्न अराउंड का है, टर्न ओवर इंटेंशंस हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आपने हैंडल कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपको जो है वो देखनी पड़ेंगी। देन वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द फर्म परफॉर्मेंस, इट कम्स अंडर द स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। फर्म परफॉर्मेंस हम देखेंगे अपने पास प्रोडक्टिविटी, आपके पास क्वालिटी, एंड देन हमारे पास अगेन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्वालिटी आपने प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखनी है और अपने कंटिन्यूस प्रोडक्शन अपनी जो है उसको आपने देखते रहना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है वो बात करेंगे कि हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, ठीक है, हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हमारी बात होगी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, हम बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखेंगे। फिर हम की टर्मिनोलॉजीज जो हम थोड़ी सी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारे पास होंगी कि चेंज अडॉप्शन, की चेंज का अडॉप्ट करना क्यों जरूरी है, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी किस तरह से हमें हेल्प करती है कि हम उस चेंज को जो है वो पॉजिटिवली जो है वो अडॉप्ट कर पाएं और अपने तमाम इंटरनल प्रोसेसेस को जो है वो इनलाइन कर पाएं अपने पास एक्सटर्नल चेंजेस के साथ। देन वो बात करेंगे हमारे पास स्ट्रेटेजीज की, स्ट्रेटेजीज क्या हैं, मिशन विजन स्टेटमेंट को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, हमारा विजन मिशन स्टेटमेंट कंपैरिजन भी हमारे पास इंशाल्लाह इसका पार्ट होगा। देन वी शुड डिस्कस अबाउट स्वॉट एनालिसिस के स्वॉट एनालिसिस क्यों किया जाता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपके पास जो है कंपनीज जो है वो क्या चाहती हैं कि अपने पास जो है डिसीजन के अल्टरनेटिव जनरेट करना चाहती हैं, वो सिर्फ एक डिसीजन नहीं लेना चाहती, ठीक है, तो वो ये देखती हैं हमारे पास अगर हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रेंथ हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी के अंदर कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, या इस अपॉर्चुनिटी की जो सब अपॉर्चुनिटीज हैं हम उनमें से कौन कौन सी जो है अपॉर्चुनिटीज अवेल कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पा रहे, हमें कुछ ना कुछ पोर्शन तो उसका अवेल करना चाहिए। सो जो स्वॉट एनालिसिस है वो हमारे पास डिसीजन के लिए अल्टरनेटिव्स जो है वो जनरेट करता है, ठीक है, तो हम उन अल्टरनेटिव डिसीजंस में से
जो है अपने जो स्ट्रेंथ हैं उनकी फिजिबिलिटी के लिहाज से जो डिसीजंस हैं उनको जो हम वो लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।